नमस्कार। हमारे इलेक्शन स्पेशल शो लिट्टी चोखा चुनावी चौका में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बिहार की चुनावी जंग हर गुजरते दिन के साथ लिट्टी की तरह गर्म होती जा रही है। नेताओं के बयान चोखे भले ना हो, लेकिन बयानों पर राजनीति जमकर हो रही है। बुलेटिन में आज हम जिन 4 बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, उनमें पहली खबर है बिहार में बाहुबली वर्सेस बाहुबली। मोकामा में जनसुराज समर्थक की हत्या के बाद 2 बाहुबली आमने सामने आ गए हैं। हमारी दूसरी बड़ी खबर, बाहुबली शहाबुद्दीन के इलाके में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। सीएम योगी ने कहा, चारा चोरी का मुद्दा उठाया, क्राइम और करप्शन दोनों पर चोट की। हमारी तीसरी बड़ी खबर तेजस्वी यादव के इलाके राघोपुर से जुड़ी है, जहां स्थानीय लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का घेराव कर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत भी बड़ी दिलचस्प है साहब। चौथी बड़ी खबर, बिहार में खुल गया एनडीए के वादों का पिटारा। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 1 करोड़ नौकरी का वादा। क्या चुनाव में करेगा कमाल? कमल के पक्ष में। लिट्टी चोखा और चुनावी चौका में इन सब पर करेंगे बात। और हमारे खास मेहमान रोज की तरह अवध ओझा साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन आपका हमारे मंच पे आने के लिए। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र इस दौरान मेरे साथ रहेंगे। बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं, और मेरे सहयोगी भी यहां पर रहेंगे। और जनता जनार्दन, जिनका सवाल बहुत महत्वपूर्ण होगा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। अवध ओझा साहब, और दिलचस्प, मैं जो जैसा कल आप बता रहे थे ना, मजा आ रहा है बिल्कुल। हर दिन एक नई दिलचस्पी जुड़ती जा रही है बिहार चुनाव के साथ। हर रंग दिख रहे हैं बिहार के चुनाव में। पर्व है ना, त्योहार है, तो त्योहार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रंग भी आगे बढ़ेंगे। तो और खासकर बिहार का चुनाव है, मतलब मुझे लगता है पूरी दुनिया की नज़र उस चुनाव पे है, तो रंग दिन प्रतिदिन बढ़ना ही बढ़ना है। बाहुबलियों का रंग भी दिख रहा है। बाहुबली, भारत का जो समाज है, कल्चर है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा सामंती है, ज़मीन आधारित है। और जहाँ भी सामंती समाज होगा वहाँ बाहुबलियों के बीच झगड़ा चलेगा, वो चाहे रील हो चाहे रियल हो। चाहे वो अखंडानंद त्रिपाठी और रतिशंकर शुक्ला का झगड़ा हो, चाहे वो हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही का झगड़ा हो, और चाहे अब वो आनंद सिंह और दुलार चंद यादव के बीच जो हुआ, तो वो भारत सूरज भान और अनंत सिंह के बीच आमने सामने आ गए। ये बड़ी दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना। मुझे लगता है मधुरेन, आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो बाहुबलियों का दबदबा कब हुआ है, बिहार में क्यों नहीं हो पाया? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बाहुबलियों पे बुलडोजर चला है। हाँ। लेकिन ओझा जी, बिहार में भी बुलडोजर ना सिर्फ रैली में दिखावल जाता है। हाँ, कल योगी जी कह रहे थे भाई बुलडोजर भी लाए हो यहाँ पर। कल के रैली में बुलडोजर देखत रहे। हाँ। लेकिन अब सवाल ही बाकी जे तरह के इलाका मोकामा के अगर इतिहास रुआ देखी तो सूरज भान सिंह और अनंत सिंह, इन दोनों के दबदबा के ऐसा क्षेत्र लखा कि गंगा के पूरा दुआब जे बा वो गोलियों के तड़तड़ाहट से सुबह से शाम तक, मतलब वो दौर भी रहे। और लेकिन आज भी ओकर छाया खत्म नहीं है भाई। ये तस्वीरें मोकामा की है, जहां अनंत सिंह और सूरज भान सिंह समर्थकों के बीच झड़प हो गई। देखिए किस तरह दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई। मोकामा में ये दोनों बाहुबली के रूप में देखे जाते हैं। देखिए, बाहुबलियों के बवाल से बिहार के चुनाव ये बार भी ना निकल पाइल बा। अब पूरी तरह से देखी तो मोकामा ये बार सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट बनल बा। ये और बात बा कि अगर योगी जी के देखी तो योगी जी सिवान से रैली कर रहल बाड़न, और योगी के रैली में एमवाई फैक्टर के, करप्शन के, और दूसरा तब देखी तो बाहुबल के यानी अपहरण उद्योग वगैरह के टारगेट कल जा रहा बा। राजनेताओं ने भी मान लिया है कि ये जीत की गारंटी है साहब। बाहुबली होना मतलब ये सीट आपके लिए कंफर्म है। आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, उनकी रॉबिनहुड इमेज है वो आपके पक्ष में आएगी। अल्टीमेटली आपको नंबर चाहिए, एक सीट आपकी बढ़ेगी। देखिए, उसमें 2 चीज बा। एक तो बा कि बाहुबली बा तो सीट जीत के ले आई, दूसरा बाहुबली बा रॉबिनहुड बा तो ओकर प्रभाव क्षेत्र भी बड़ा होला, तो कई अन्य सीटों पर भी अपन इम्पैक्ट इफेक्ट रखेला, तो 4-5 सीट सिक्योर हो जाला। तो बिल्कुल, और यही देखना दिलचस्प होगा, बिकॉज जैसे मधुरेन ने कहा मोकामा सेंटर पॉइंट है साहब। यहां कौन जीतता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो बिहार के सियासी रण में बाहुबलियों का दबदबा हमेशा रहता है। तो ओझा साहब, हम कह रहे थे ना, यूपी में एक डर का माहौल तो योगी जी ने बनाया, लेकिन ये डर का माहौल आप बिहार में नहीं देख रहे हैं। बाबा जी लगातार दौरा कर रहे हैं, और जिस तरह से वो करप्शन और क्राइम की बात कर रहे हैं, यूपी जैसे प्रदेश जहां आज की डेट में 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो अमेरिका की पॉपुलेशन है, और अमेरिका भारत से 5 गुना बड़ा है, इंडस्ट्री नहीं है, अच्छे खासे उद्योग नहीं है, लेकिन बाबा जी ने क्राइम को बहुत हद तक समेटा है। इसमें कोई
दो राय नहीं है। ओझा जी माफी चाहे रोके खातिर, करप्शन तो बिहार में उद्योग रहल बा, हाँ हाँ बिल्कुल उद्योग रहा है। और अपहरण भी उद्योग रहल बा। बिल्कुल। तो जब बाहुबली की चर्चा होला तो अपहरण उद्योग जे बा ओकरो चर्चा होके के चाहिए। आज की तारीख में अपहरण भले खत्म हो गई बा, लेकिन बिहार के जब बात और बाहुबली के जब बात कहल जाता तो बैकग्राउंड में आज के जनरेशन का ना पता होके, लेकिन हमने की जनरेशन तो वो अपहरण उद्योग देख ले बा। बिल्कुल, मैं इस पे जरूर ये चर्चा करेंगे जो मधुरेन ने भी उठाया है मुद्दा। बिहार की सियासत में बाहुबलियों का बड़ा जबरदस्त बोलबाला है साहब। चुनावी मैदान में भी बाहुबलियों की तूती बोल रही है। ऐसे ही एक बाहुबली है अनंत सिंह, जो मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं, जिन पर मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या का मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अनंत सिंह इसके लिए बाहुबली सूरजभान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा से आरजेडी की प्रत्याशी है और अनंत सिंह को चुनौती दे रही हैं। भान का ही खेला, भान का यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए। मोकामा में बाहुबली वर्सेस बाहुबली, भूमियार वर्सेस भूमियार की जंग हुई खूनी। वोटिंग से पहले मोकामा में अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह। अदावत पहले से ही थी, इंतकाम की आग दोनों तरफ सुलग रही थी और फिर वो हुआ जिसका डर था। वोटिंग से पहले मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव का मर्डर हो गया। मोकामा के टाल इलाके में दुलार चंद की सरेआम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कई गाड़ियां जो हैं यहाँ पर टूटी हैं और बताया जाता है कि दुलार चंद यादव, जिनकी जान गई, इसी गाड़ी के अंदर उस वक्त मौजूद थे। मोकामा में दुलार चंद के मर्डर के बाद बेकाबू हालात की गवाह हैं ये तस्वीरें। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अनंत सिंह के काफिले पर हुए हमले का है। 30 अक्टूबर को मोकामा के टाल इलाके में कथित रूप से अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। अनंत सिंह इस तमाम हंगामे की जड़ सूरजभान सिंह को बता रहे हैं। सूरजभान का यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्टा में रखना था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है। पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए, सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। मर्डर और हंगामे के 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि दुलार चंद की शव यात्रा पर पत्थरबाजी हो गई। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में सूरजभान सिंह की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी की कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। दुलारचंद के कत्ल को सियासी रंजिश के तौर पर देखा जा रहा है। आपराधिक छवि वाले दुलारचंद का टाल इलाके में दखल था। कभी लालू और नीतीश के करीबी रह चुके दुलारचंद जनसुराज के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। मोकामा में मतदान से पहले दिख रहे इस रक्त चरित्र पर तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठा दिया है। हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है। मोकामा में दो दबंगों के बीच जंग छिड़ गई है। सवाल यह है कि जनता किसके संग है। अवध ओझा साहब, ये आपने जो मैं कंटिन्यू चाहूंगा, आपने यूपी को उसे कंटिन्यू किया था। यूपी में बहुत हद तक उन्होंने बिल्कुल सही का क्राइम को समेटा है। लेकिन आप देखिए ना, अभी तो सब कुछ वैसे भी चुनाव आयोग के ही अंडर में रहता है जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। बट साहब, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जब पूरी मशीनरी वहां पर लगी हो, उस दौरान भी ये घटनाक्रम हो जा रहा है। नहीं, भारत है और भारत में भी एक सबसे खास प्रदेश है यूपी और बिहार। मतलब दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, वो इस प्रदेश में आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात वहाँ के लिए नहीं है। मतलब जो रील बनाते हैं बच्चे बिहार में, यूपी में जो रील बनाते हैं कि एक लड़की जा रही है, उसका बैग एक लड़का छीन के भाग रहा है और लड़की पिस्टल निकालती है, लड़के को शूट कर देती है, और जो उसके पीछे लड़का चल रहा है वो फिर लंगड़ा के चलने लगता है कि मैडम हम तो वहाँ के लड़के, जो यूपी बिहार के लड़के, वो रील इस तरह की बना रहे हैं कि हम अपनी गतिविधियों के द्वारा अपने समाज, अपनी संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं। वहाँ भय, हिंसा, इन सब चीज़ों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारे यहाँ नहीं है।
जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, अभी जब पाकिस्तान से वॉर शुरू हुआ था तो यूपी बिहार के लड़कों की एक टोली ने कहा था कि हमें भेज दो, हम तैयार हैं। जहाँ के लड़के कह रहे ज्यादा साहब कुछ चाहिए भी नहीं, एक गुटखा दिला दो। लेकिन हमारे लिए सवाल ये हो जाता, सब कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाली विधानसभा में, कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाली संसद में, ये कैसे मुमकिन है? और वो भी हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में चर्चा कर रहे हैं। अनंत सिंह जी के दो बातें मैंने देखी रिसेंटली। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप मंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा बुखार चढ़ गए भाई, सब जवाब ना देव हम। अभी की बात बता रहा हूं इस इलेक्शन की। और तुरंत उन्होंने मतलब शायद कफ निकल रहा था, पत्रकार के सामने ही उन्होंने पीकदान मंगाया, थूका उसमें। एक पत्रकार और उसने कहा कि एनडीए के टाइम में भी तो यहाँ पे मर्डर हो रहा है, तो वो आगे बढ़े हल्का सा ऐसे, अब बोले हम तोहरा के अब बहियाँ मार दी तब। अरे उसने कहा साहब आप तो सरकार है, तो बचाई के तो बचाई के। तो जो आदमी इलेक्शन के टाइम और इस तरह से बेबाकी के जबान बातें कर रहा है, मुझे नहीं लगता उस आदमी। और मैं अगर यहां भी पूछ लूं, जो हमारे लोग बैठे, बाहुबलियों को टिकट देना चाहिए राजनीतिक दलों को? हाथ खड़ा करके बता दीजिए ना, है ना? आप देखिए एक भी व्यक्ति यहां नहीं कहेगा कि साहब बाहुबली को टिकट देना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल उसे जीत की गारंटी मानते हैं। स्वाभाविक सी बात है, बाहुबलियों की बड़ी अच्छी पकड़ समाज पे होती है, बहुत अच्छी पकड़ होती है, वो जुड़े होते हैं। आजकल बाहुबली अकेला नहीं होता है, ऐसा नहीं कि बाहुबली हमें ऊपर दिखाई पड़ता है, उस बाहुबली के नीचे एक चेन होती है। आज हमारे समाज में एक बड़ी बड़ी प्यारी चीज पिरामिड है, समझ लीजिए पिरामिड है। ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा, ये बड़ी सारी महासभाएं का चेन के ऊपर बाहुबली बैठा होता है। तो सीधे तौर पे ये बड़ी प्यारी चीज है। मैंने जो अध्ययन किया रिसेंटली, मैंने जिसको अध्ययन किया है कि आखिर ये बाहुबली ताकतवर क्यों है। तो जैसे मैं ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष हूँ, और मैं एज अ ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष अपने प्रदेश के सारे ब्राह्मणों को रेगुलेट करता हूँ। ऐसे क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष, कायस्थ, मुस्लिम महासभा, और वो 10 महासभा के अध्यक्ष एक बाहुबली के नीचे खड़े हुए हैं। तो पूरा वो पिरामिड है समाज का। लेकिन रमेश भाई, अगर हम देखी बिहार के बाहुबली के पॉकेट वाइज अगर वह विश्लेषण करी, सिवान में जहाँ योगी जी के दूसरा रैली हो गई बा, जहाँ साहबुद्दीन के राज रहल, तो वहाँ एक खास वर्ग बनाम दूसरा वर्ग के लड़ाई में वो एक वर्ग के मसीहा हो जाता है ना, जेकर वोट बैंक सबसे ज्यादा बा। वो हिंदू मुस्लिम फैक्टर साहबुद्दीन के मसला में कभी ना रहल। वो बाहर से जरूर दिखा देते रहे, लेकिन सिवान के जमीन में देखिए रॉबिनहुड इमेज, जो जमींदार लोग रहे ओकर जमीन पर कब्जा के करे चाहते रहे माले के लोग से संरक्षण के देवे आए साहबुद्दीन। तो वह आदमी जो सबसे बड़ा बाहुबली बा, सबसे बड़ा गैंगस्टर बा, सबसे बड़ा अपराधी बा, वह दूसरा रोल में जेबा रॉबिनहुड बन जाता। तो ये रॉबिनहुड पॉलिटिक्स के कहेंगे देखल जाओ। नहीं, ये कोई आज नई बात नहीं है, बड़ी हमेशा से रही है। पप्पू यादव जी हमारे, अभी वो तो खुद ही ऑन कैमरा बोला, ANI पे उन्होंने बोला कि साहब मैं 10 लाख रुपए डेली बांटता हूँ 1984 से। मतलब 36 करोड़ रुपए साल। कहाँ आपने बड़ा सही हिसाब लगाया। मतलब हमें लगता है एप्पल की एक यूनिट जो है पूर्णिया में लगी हुई है। एप्पल की एक यूनिट पूर्णिया में लगी है और वो उसका संचालन करते हैं। एक जेबी करा दिया जाए पप्पू यादव साहब के साथ, क्यों? बिल्कुल। भारत के इकोनॉमी के वो कुछ एक शालू कुछ कह रही। हाँ शालू, से हमू छिए तो वहाँ एप्पल के तो यूनिट नहीं लगल के हन पप्पू यादव। लेकिन एक बात जो बाहुबली पर अभी उठ रहा है, चाहे छोटे सरकार हमारा अनंत सिंह हुए या फिर पप्पू यादव हुए, एक सबका सोशल मीडिया बहुत बड़ा हाथ है, मतलब पॉपुलैरिटी दिलवे में लोग खूब पसंद करे छे दोनों के। तो एक की बात है कि लोग एक तरफ हमार जनता यहाँ पर कह रहा है कि नहीं देना चाहिए टिकट, लेकिन एक तरफ सोशल मीडिया ही छे जे कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं छोटे सरकार, पप्पू यादव जो है सबको पैसा बांट रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये पप्पू यादव जो नेता के तौर पर वह देखी तो एक सर्टेन पीरियड में बिल्कुल डेड पॉलिटिक्स हो गई रहे, लेकिन रील बना के जो मीडिया मैनेजमेंट पप्पू यादव के भइल, ये वो अलग तरह के एक्सपेरिमेंट हुआ निकल। पप्पू यादव के संदर्भ में बिहार में अगर देखी तो रील ने सिर्फ नेताओं को थोड़ी बढ़ाया, बाहुबलियों को बढ़ाया, IAS ऑफिसरों को बढ़ाया, रॉयल एंट्री ऑफ एन IAS ऑफिसर। लेकिन अवध ओझा साहब एक बात नहीं बता रहे, मुझे भी ज्यादातर लोगों ने रील में ही देखा। और ताली तो अवध जी के लिए बनना चाहिए। ये केवल बाहुबलियों में नहीं, ये हमारे लिए भी लागू होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका रील चल जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर वर्ग। तो रील ने बहुत लोगों को सुपरस्टार बनाया है, निश्चित तौर पर उसकी अपनी भूमिका है। अवध जी, एक मतलब योगी जहां भी जाते हैं ना, उनका एक बुरा ग्लैमर है। ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं
अगर आप उनकी पहली चाहत बोलेंगे कि साहब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन प्रचार के लिए आए, तो ज़्यादातर लोग योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। तो वो ऐसा क्यों आपको लगता है कि उन्होंने पिछले 10-12 सालों में अपने को बहुत अच्छी तरह स्थापित कर लिया है भारत की राजनीति में? योगी जी अगर तमिलनाडु जाएं तो उन्हें वहां कोई नहीं बुलाएगा, तमिलनाडु में कोई नहीं बुलाएगा। जहां की इकोनॉमीज अच्छी होंगी और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, वहां योगी जी की डिमांड नहीं होगी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। योगी जी को बिहार के लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि जैसे यूपी के लिए लॉ एंड ऑर्डर चुनौती है, वैसे ही बिहार के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर चुनौती। बट मैं आपको कहूं, महाराष्ट्र भी उनको बड़ा पसंद कर रहा था, और महाराष्ट्र में तो हमारी तो मुंबई तो हमारी कैपिटल सिटी है, इकोनॉमिक कैपिटल सिटी है, वहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा है। जहां उन्होंने नारा दिया था, एक है तो सेफ है। हाँ बिल्कुल। जहां पर ओवैसी की प्रेजेंस होगी, वहां एक और फैक्टर आ जाता है, अच्छा, तेलंगाना फैक्टर। महाराष्ट्र तेलंगाना ये सब अगल बगल है, तो जहां भी ओवैसी साहब खड़े होंगे, वहां फिर इनकी मांग तुरंत पैदा हो जाएगी। ये जो फायर ब्रांड शब्द यूज किया जाला राजनीति में, अरे भाई फायर ब्रांड क्यों नहीं होंगे? ऑन कैमरा जब उनसे कहा गया कि ऐसा इल्जाम लगता है कि मुख्तार अंसारी को जेल में मारा गया, तो एज अ सीएम उन्होंने कहा कि मरना तो था ही। मतलब जिस तरह से वो बयान देते हैं कि ताजमहल का नाम राम महल कर दिया जाए, बोले बिल्कुल क्यों नहीं किया जाएगा, इस पे विषय खोज होनी चाहिए। तो जब कोई पॉलिटिशियन आउटस्पोकन हो जाता है तो जनता उसे बहुत पसंद करती है। लेकिन मैं वापस मोकामा की लड़ाई ना मधुरेंद्र भाई, एक तरफ सूरजबान की पत्नी है, वो जेल में है, दूसरी तरफ आपके अनंत सिंह हैं, तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प। आपको लगता है बिहार की राजनीति में अगर फोकस सीटें देखी जाए तो ये एक बड़ी फोकस सीट है? बिल्कुल फोकस सीट है, और राजनीतिक वर्चस्व से ही आर्थिक वर्चस्व को बनाए रखा जा सकता है। ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये आर्थिक ताकत को बनाए रखने की लड़ाई है। हर आदमी अपने वजूद को बनाए रखना चाहता है, तो उस वजूद को अगर बनाए रखना है तो सत्ता में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन सिवान की जब बात करते हैं मधुरेन, तो यूपी के मुख्यमंत्री 48 घंटे बाद दूसरी बार सिवान पहुंच गए। योगी ने यहां क्राइम और करप्शन पे चोट की, माफिया के खिलाफ हुंकार भरी। तो सिवान में रघुनाथपुर खासकर उनका फोकस एरिया है, वहां से शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, यानी सिवान जीतने को भी एक बड़ा अपना टसल इशू बना लिया, मैं कहूंगा। सिवान जो बा ना यूपी के बाउंड्री पर आप देखिए, बॉर्डर एरिया के जिला बा बिहार के, और वहाँ से जो मैसेज क्रिएट कल जा रहा बा वो कई तरफ जा रहा बा। MY समीकरण जो अपोनेंट के सबसे बड़ा समीकरण बा, ओकर सबसे बड़ा चेहरा अगर देखी तो शहाबुद्दीन रहलन, जिनकर बेटा उसामा, नाम देखी उसामा, जिनका के लगातार उसामा साहब, हाँ उसामा साहब संबोधित करते हुए योगी जी बोल रहे हैं। तो ये जो MY फैक्टर बा, उमें पोलराइजेशन के जो पॉलिटिक्स बा, ओकरा के भी देखल जा सकता। बिल्कुल, एक रिपोर्ट दिखा देते हैं मधुरेन। सिवान जिसकी एक पहचान बाहुबली शहाबुद्दीन से जुड़ी है, उसी सिवान में यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। पिछले 48 घंटे में योगी ने दूसरी चुनावी रैली की। यहाँ योगी ने चारा चोरी को मुद्दा बनाकर क्राइम और करप्शन दोनों पे चोट की। चुनावी मंच से योगी ने चारा चोरी का जिक्र कर आरजेडी को निशाने पे लिखा। ये रिपोर्ट देखिए। आजादी के बिगुल फोक के औरंगजेब के घुटना टिकवा देले रहले। शहाबुद्दीन का इलाका, सीएम योगी का धमाका। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आरजेडी के ओसामा के गढ़ में बुलडोजर बाबा की हुंकार। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। ओसामा को हराने आए योगी, सीवान में खलबली। जो राम का नहीं हो हमारे किसी काम का, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बिहार में सीएम योगी के चुनाव प्रचार का थर्ड फेज शुरू हो गया है। 48 घंटे के अंदर योगी दूसरी बार सीवान पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियों की हैट्रिक लगाई। सीएम योगी ने सीवान, वैशाली के लालगंज और भोजपुर के अगियाओं में 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। माफिया और चारा चोरी का जिक्र कर एक साथ करप्शन और क्राइम को टारगेट किया। गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। ये वही लोग हैं, बात गरीबों की करेंगे और गरीबों के गटई को दबाने का काम भी करेंगे। सीवान से वैशाली तक योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया। कहा जैसे यूपी में माफिया खत्म हुआ, वैसे ही बिहार में भी दोहराने के लिए एनडीए का समर्थन करें। वही लोग हैं
जिन्होंने बिहार में माफिया राज ला करके यहाँ के व्यापारियों के सामने, यहाँ की बहन और बेटियों के सामने, यहाँ के नौजवानों के सामने पहचान का, सुरक्षा का और सम्मान का संकट खड़ा कर दिया था। योगी ने सीवान की रैली में कहा कि अब यूपी दंगा मुक्त हो चुका है, माफिया या तो राज्य छोड़ चुका है या जहन्नुम पहुंच गया है। सीवान की धरती से हुंकार साफ इशारा करती है कि क्राइम और करप्शन को मिटाना एनडीए के एजेंडे में सबसे ऊपर है। एनडीए ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहन और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। बिहार में सीएम योगी के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार ने नैरेटिव बदल दिया है। कास्ट पॉलिटिक्स, वोट चोरी और बूथ पर मुस्लिम महिला वोटर्स की पहचान के इर्द गिर्द घूम रही बिहार की चुनावी राजनीति को सीएम योगी की एंट्री ने भोथरा कर दिया है। योगी ने विकास, विरासत और माफिया राज के मुद्दे को उठाकर विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। इससे जाति का मुद्दा भी कुंद हो गया है। सीएम योगी की सभाएं उन इलाकों में करवाई जा रही हैं जहां एनडीए कमजोर माना जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुशासन और हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर खासा राजनीतिक असर रखते हैं। वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, उनकी रैलियों की मांग भी बढ़ रही है। अवध ओझा साहब, ये जो अच्छा, आप क्या इसको बताइए कि आप 20 साल से सत्ता में हैं, तो कहना तो ये चाहिए कि साहब हमने 20 साल में ये किया, हमने इतने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, नौकरियां दी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाई, सारी बातें बतानी चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि साहब खबरदार, इनको वोट दे दिए, जंगल राज वापस ले आएंगे, जंगल राज पार्ट 2 हो जाएगा, ये क्या है? साइकोलॉजी है। जैसे जब मैं आईएएस की तैयारी करने आया तो इन्होंने कहा साहब हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आईएएस में सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो मेरे टीचर से मैंने कहा क्यों सर, ऐसा क्या है? हमारे यहाँ भी तो हिंदी न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण है। तो बोले कभी दैनिक जागरण प्यार से पढ़े हो? हमने कहा कई बार पढ़े। तो बोले फ्रंट पेज की न्यूज़ क्या है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताओ। हमने कहा सर फ्रंट पेज की न्यूज़ थी कि 5 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फरार। भाई मुद्दा आप वो उठाओगे जिसे जनता सुनना चाहे। नेता अगर जनता शिक्षा पे बात सुनना चाहे, नेता बोलेगा। जहाँ से जिस जगह से चुन के योगी जी निशाना साध रहल बड़न, वो एक तीर से 2 निशाना बा। जैसे आज करप्शन का मुद्दा बा, कल बुलडोजर वाला मुद्दा रहे। तो एक तरह से देखी तो MY समीकरण पर भी वार बा, करप्शन भी वार बा, और पूरा तरह से RJD पे प्रहार बा। और ओकर सेंटर पॉइंट जो बा वो बनल बा सिवान। तो ये अपना में काफी दिलचस्प बा कि कहाँ से ये इलेक्शन मैनेजमेंट के तो आप कह रहे हो पोलराइजेशन का जो केंद्र है वो सिवान बन गया? अब बन गई बा, बिल्कुल। वहां से पूरा बिहार के पोलराइजेशन के केंद्र रुआ देख सकते हैं सिवान के, कि सिवान से पूरा बिहार के संबोधित किया जा रहा बा कि ये चेहरा है शहाबुद्दीन, ये इसका बेटा है उसामा। और उसामा का मतलब ओझा जी बताओते बानी का दिनेश जैसा नाम वैसा काम। दिनेश लाल यानी निरहुआ जी हमारे बड़े अच्छे भोजपुरी के एक्टर हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं वो। उन्होंने गाना बनाया है, पता है बनाया है और गाया तो उन्होंने ही, आई लव बुलडोजर बाबा। हाँ, आई लव बुलडोजर बाबा। बड़ा वायरल गाना आई लव बुलडोजर बाबा। तो योगी बाबा को मैंने देखा कि किसी भी इलेक्शन में जाते हैं और एक वेव क्रिएट करते हैं। ताव वाली, जो ताव चाहिए। हाँ, ताव चाहिए। क्योंकि उसी ताव के ऑरा में आप वोट डलवा लोगे। जब ताव उतरेगा तब तक सरकार बन चुकी होगी। ये जो है ये बड़ी उनकी मैंने रीड किया, महाराष्ट्र देखा, फिर इधर देखा, तो मैंने देखा कि नहीं बाबा जी तो ये ताव क्रिएट करने जाते हैं। आखिरकार एक कार्यकर्ता ने कितने प्रेम से उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराई। आइए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। सतेला माना हुआ राघोपुर के, आप लोग सतेला बेटा मानते हैं राघोपुर के, ढकला ढकलू मारपीट करके पूरे बिहार में अगर सबसे प्यारा विधानसभा है तो राघोपुर विधानसभा है। देखे आपका बेटा जो विधायक है उसको पूरा तेजस्वी जी बातून खड़ा नहीं है कि पूरा बिहार घूम रहे हैं। फिर ना घुमा तुम बिहार में घुमा चलिए। तो आपने देखा किस तरह से कार्यकर्ता ने बड़े प्रेम से, बड़े तहजीब से अपनी बात रखी। और राजनीति में 2 चीजें तो होती हैं कि राजनेता को बड़ा विनम्र और समय, पात्र और स्थान को ध्यान में रखते हुए
जवाब देना होता। राबड़ी जी इससे बखूबी जानती हैं इस भाव को। भारत के इतिहास में ऐसे बड़े प्रसंग हैं, माओ के सामने चुनौतियां आई, कैकेयी जी के सामने चुनौती आई, भगवान राम की भरत जी, यशोदा जी के सामने चुनौती आई कि कृष्ण या बलराम। बलराम जी तो कृष्ण से कहते ही थे कि गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, कि तू तो इनका बेटा ही नहीं है भाई। यशोदा भी गोरी है, नंद भी गोरे, तू काला है। फिर ये स्थिति आई इंदिरा जी के सामने, संजय गांधी या राहुल गांधी और राजीव गांधी। और अब ये स्थिति है राबड़ी जी के सामने, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव। और माँ बाप को हमेशा पता होता है कि मेरा कौन सा बेटा मछली की आंख में तीर मारेगा। यहाँ तेजस्वी है आपको लग रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं या राबड़ी जी? मैं तो राबड़ी जी की बात कर रहा हूँ, मैं तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैंने कल भी पिछले शो में भी कहा था कि तेज प्रताप जी एक बहुत सरल और अच्छे इंसान है, सीधे साधे आदमी है। मुझे लगता है शायद राजनीतिक गुर या राजनीतिक दांवपेच से कम वाकिफ़ है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लालू जी के परिवार को लगता है कि उनकी जो डायनेस्टी, जो पॉलिटिकल डायनेस्टी को अगर कोई आदमी आगे बढ़ाएगा, तेजस्वी यादव बढ़ाएंगे। तो इस संदर्भ में माँ बाप ने एक फैसला लिया है, देखते हैं बिहार की जनता इस पर क्या निर्णय लेती है। ओझा जी, ये वीडियो में एक और चीज़ बहुत गौर करे वाला बा कि स्थानीय लोग जेकर कनेक्ट विधायक से होला, वो विधायक जे बा ओकरा खातिर सौतेला शब्द के इस्तेमाल कइल जा रहा बा। अब वो जो मजबूरी तेजस्वी के बा, वो राबड़ी जी जरूर बता रहल बानी, लेकिन उससे इत्तेफाक जे बा पब्लिक नहीं खराखत। वो जागरूक पब्लिक जो खोज रहल बा समय पर कि कहाँ बड़ा हमारे विधायक। बिहार विद्यापति जैसे लोगों का स्थान रहा है, महान शख्सियत, आर्यभट्ट। मतलब मैं जब भी बिहार गया हूँ, जब भी आज भी जो आईएएस की तैयारी लड़के करते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा दमदार कैंडिडेट होगा वो बिहार का होगा, पढ़ाई में, मेहनत करने में। तो वहाँ की जनता से किसी बात को छुपा ले जाना, वो तो सीधा सवाल एकदम मुंह पे, बिल्कुल बिना लाग वो तो उन्हें समझ में ही आ रहा है। वो तो बिहार में लाग लपेट का तो वही नहीं है, सीधे ही है, बिल्कुल डायरेक्ट है। लेकिन काला राज में एगो अंतर बा। आज देखिए बहुत विनम्रता से सवाल होता, विनम्रता से जवाब बा। काल तो कुछ और उतर रहे हैं, काल तो विधायक जी के बाद उड़ा दे रहे लोग। और एक मैसेज भी है कि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुश्किल में हो, आप कोई भी बहाना नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं। आपको पहले उन लोगों के पास जाना ही होगा जिन्होंने आपको उस पद पे बिछाया है। बहरहाल बिहार में चुनावी पारा चढ़ रहा है तो जनता नेताओं से 5 साल का हिसाब किताब मांग रही है। ऐसा ही वाकया राघोपुर में भी सामने आया, जब चुनाव प्रचार के दौरान राबड़ी देवी को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। एक बुजुर्ग ने राबड़ी देवी से पूछ लिया कि अपने इलाके में तेजस्वी यादव क्यों नहीं आते। राघोपुर सीट लालू परिवार की परंपरागत गढ़ मानी जाती रही है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं और तेजस्वी यादव भी 2015 से इसी सीट से चुनाव जीतते आए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में सियासी पारा हाई है। अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। विधानसभा पहुंचने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस बीच जनता भी नेताओं से 5 साल का हिसाब तलब कर रही है। ऐसा ही वाकया राघोपुर में सामने आया है, जब चुनाव प्रचार के दौरान राबड़ी देवी का आम लोगों से सामना हुआ। एक बुजुर्ग ने राबड़ी देवी से पूछ लिया कि तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र की सुध क्यों नहीं लेते। सतेला माना हुआ राघोपुर के, आप लोग सतेला बेटा मानते हैं राघोपुर के, ढकला ढकलू मारपीट करके पूरे बिहार में अगर सबसे प्यारा विधानसभा तो राघोपुर विधानसभा है। आपका बेटा जो विधायक है तेजस्वी जी अब खड़प नहीं है कि पूरा बिहार घूम रहे हैं ना, घुमा तुम बिहार में घुमा। इस बहस में सबसे खास बात यह रही कि राघोपुर की जनता ने अपनी शिकायत भी दर्ज करा दी और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी ने अपनी बात कहकर उन्हें मना भी लिया। फिर क्या था, लालू और तेजस्वी के समर्थन में नारे लगने लगे।
बिहार के वैशाली जिले में मौजूद राघोपुर सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। लालू यादव खुद इस सीट से 2 बार और राबड़ी देवी 3 बार विधायक बन चुकी है। तेजस्वी यादव भी 2 बार साल 2015 और 2020 में इस सीट से जीत का परचम लहरा चुके हैं। FIR लेता है, उसमें भी पैसा लेता है, शराब बिकवा रहा है, इन लोग गरीब को जेल में डाल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, गरीब को जेल में डाल रहा है। इन सब से मुक्ति पाना है तो हमको एक मौका आप लोग देने के काम, तो आशीर्वाद है ना, दोनों हाथ उठा करके बताइए आशीर्वाद है तो। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सबसे स्टार प्रचारक हैं। उनके जिम्मे सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि गठबंधन में शामिल पार्टियों के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार का भी जिम्मा है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक 12 दिनों के चुनाव प्रचार के शेड्यूल में उनकी 120 से ज्यादा सभाएं तय हैं। सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए। आरजेडी सूत्रों का दावा है कि अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद तेजस्वी अपने विधायक प्रतिनिधि से लगातार क्षेत्र की सुध लेते रहते हैं। लेकिन जनाब, ये जनता है, ये तो सवाल पूछती है और जिन्हें वोट देती है उन्हें तो जरूर तलब करती है। अवध ओझा साहब, ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स, ये भी भारत में बहुत चर्चा हो रही है इसकी। बिल्कुल। और जहां तक मैं कह सकता हूं, कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चाहे वो एक दूसरे पे आरोप लगाए कि भाई तेरे यहाँ ज्यादा है, मेरे यहाँ कम है, लेकिन है सबके यहाँ। सबके तो ये इससे कैसे अपने देश को बड़ा एक्चुअली अलग किया जाए? समाज और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत में क्या हुआ लिबरलाइजेशन की वजह से कि समाज में जितनी तेजी से परिवर्तन हुआ उतनी तेजी से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हमारा देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी नेताओं को राजा समझता है। वो जो मोनार्की वाली फीलिंग है वो नहीं गई है। मेरे मामा जी विधायक जी से मिलने गए, विधायक मेरा दोस्त, वो चाहते थे कि इलेक्शन में उनकी ड्यूटी ना लगे, ऐसा कुछ मसला था, तो मैंने कहा चलो मैं बोल देता हूँ, देख लेना। गए मिलने, वो मिलने गए और अंदर गए, तुरंत जाके पैर छू लिए विधायक का। तो मैंने कहा कि फूफा है आपका? कहे नहीं। तो मैंने कहा तो फिर मामा होगा? कहा नहीं नहीं। मैंने कहा पैर क्यों छुए हो, प्रणाम कर लो, ये सबसे प्यारी चीज़ क्या, प्रणाम। वहाँ मुझे एक बात का एहसास हुआ कि ये जो राजा की मानसिकता है, बहुसंख्यक लोग, ठीक है, एक आदमी पद पे है तो आप हमें प्रोटोकॉल तो आप उसे देंगे ही, एक अधिकारी है, एक नेता, आप उसे सम्मान, लेकिन भारत के लोगों की जो मानसिकता है, भाई साहब जो कूदते हैं नेता के साथ फोटो खिंचाने के लिए। केजरीवाल जी एक जनसभा करने आए थे, मुझे लगा था 3-4 लोग इसी में दब के मर जाएंगे, और जब वो चले गए तो 10-12 लोग इतनी बुरी तरह नाराज, भैया हम नहीं आएंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। मैंने क्या हुआ, आपने हमें मंच पे नहीं बिठाया? अरे मैंने कहा मैं उतर जाता। वो तो कैंडिडेट का खड़ा रहना जरूरी होता है, तो मैं पीछे खड़ा था कि साहब कैंडिडेट नहीं रहेगा तो बार बार दिखाएंगे किसको। आजकल तो एक खातिर लोग नाराज हो जाता कि हमारा संग सेल्फी ना भइला। हाँ, तो सेल्फी खातिर लोग नाराज। ये जब तक मानसिकता नहीं खत्म होगी, जब तक इस देश की जनता ये नहीं समझेगी कि मेरे टैक्स के पैसे से इस देश के नेता को सैलरी जाती है, ये प्रतिनिधि है मेरा, तो जब तक ये चीजें नहीं खत्म होगी तब तक भारत की नब्ज तो समझते हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एकदम समझते हैं, साइकोलॉजी समझते हैं, भावनाएं समझते हैं, किस चीज को बाजार में लाना है वो समझते हैं। लेकिन रमेश भाई, नेता लोग के भी बहुत मजा आवेला, कितना पैर छुआ रहल बा। हाँ। ओकरा हिसाब से उनका भी कॉन्फिडेंस, औकाल बनेला ओकरा हिसाब से। नेताओं का भी कॉन्फिडेंस, नंबर ऑफ पीपल जो आपके पैर छू रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, उससे उनको फील होता है कि भैया हम ब्रह्मास्मि। हाँ, हम ब्रह्मास्मि वाला फील आ गया। ठीक है, नीलू कुछ कहना चाह रही थी। बड़ छोटा सवाल, अवध ओझा जी के हिसाब से बिहार के 5टा एहन नाम जो बिहार के भविष्य देखते और सिक्योर रहते हो भविष्य, ई 5टा नाम अहाँ के हिसाब से कौन हेबाक चाहिए? बस 5टा, मतलब 5 ऐसा नाम जो बिहार का भविष्य हो और बिहार उसकी वजह से सिक्योर फील करे। अभी प्रेजेंट राजनीति, ब्राइट फ्यूचर के तौर पे 5 लीडर खोज रहे हैं। जैसे मैं पहला शुरू करूं तो पहला मौका तो बिहार को देना चाहिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि मैं उस आदमी के इस बयान से सहमत हूं कि भैया अगर मैंने एक बार बदतमीजी की, अब मुझे दोबारा कभी मत लाइएगा। उसके बाद जनसुला तेजस्वी को दे दें, कोई बात नहीं, यंग आदमी है और दोबारा गलती नहीं करेगा, ऐसा मैं सोचता हूं कि उसको भी पता है कि अब जो जनरेशन है,
अब वो 1990s की जनरेशन नहीं है अंगूठा लगाने वाली। अब हर लड़का, मतलब लिटरेसी रेट बहुत हाई है, भले वो एग्जाम में पास ना हो पाए, पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। भारत की लिटरेसी रेट 81.6 के आसपास है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो तेजस्वी यादव, जनसुराज, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, फिर बीजेपी। तो आप ना लेकिन बीजेपी तो आपको हमारा तो मौका ना मिल। हाँ, बिहार के सम्राट का आपने जिक्र ही नहीं किया। आपने बिहार के सम्राट का जिक्र नहीं किया। बिहार के सम्राट, अच्छा आप सम्राट चौधरी जी की बात कर रहे हैं। नहीं, 20 साल से तो थे ही ना ये लोग विपक्ष में बड़ा अच्छा काम करेंगे। मतलब कुछ लोग होते हैं जो विपक्षी के रूप में जो एग्रेसिव है ना, उनको विपक्ष में रहना चाहिए। कूद गए एकदम से कि काम नहीं किया, कॉलर पकड़ लिया। तो जितना एग्रेसिव विपक्ष होगा उतनी अच्छी सरकार होगी, जितना एक्टिव स्टूडेंट होगा उतने बढ़िया टीचर होगा। ये खातिर तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष में चल गई। नहीं ना, हमने मतलब आप ये कह रहे हैं सही हो गया दिल्ली में, सकता है सही हो गया, ज्यादा एग्रेसिव लोग विपक्ष में चले गए। हाँ, ना 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 वैसे लेकिन मेरा मानना है, जैसे उन्होंने कहा 5 नाम आप बताइए। लेकिन ब्रांड नीतीश को आप अलग नहीं कर सकते। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने चाहे वो जाति गोलबंदी की, चाहे सुशासन किया, चाहे स्कॉलरशिप स्कीम्स निकाली, चाहे महिलाओं के लिए उन्होंने टारगेट किया, चाहे उन्होंने रिजर्वेशन दिया, उन्होंने एक तरह से एक अलग बिल्कुल अपना वोट बैंक बनाया। और यही कारण है कि देखिए आज कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार मजबूरी है। मतलब जिधर सरकार उधर नीतीश कुमार। हाँ, यही है बिहार। बस अब ऐसा आपने कहीं देखा मैं इधर रहूं या उधर रहूंगा तो मैं सीएम। नहीं, बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो बॉलर भी होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं, अच्छे फील्डर भी होते हैं। उनके बिना टीम नहीं चल सकती। हाँ, उनके बिना टीम नहीं चल सकती है। ऐसे बहुत, मतलब क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं। तो वो जो है होते हैं खिलाड़ी, जैसे तेंदुलकर साहब थे, वो इमरजेंसी बॉलर भी थे, अच्छे फील्डर भी थे। जडेजा ऐसे ही थे। तो जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं, मैं तो मानता हूं कि नीतीश कुमार जी जैसा खिलाड़ी तो सदियों में कोई आदमी। इस सरकार बनेगी तो हम जिधर रहेंगे उधर ही बनेगी, बिल्कुल, बाकी नहीं बनेगी। और हम ही रहेंगे। एक हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे आपने अभी फैमिली डायनेस्टी, पॉलिटिकल डायनेस्टी की बात की, तो आपको क्या लगता है, जैसे तेजस्वी जी यूथ को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और अपना इन्फ्लुएंस भी दे रहे हैं, तो इस फैमिली डायनेस्टी का पॉलिटिकल्स में वोटर्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? फैमिली डायनेस्टी का भी, और उनका जो ये यूथ को लेकर उनकी बातें हैं, जो वो चीज़ें फैला रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, वो सब। नहीं, मैं बताऊँ उसकी वजह है, हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो कहते हैं भैया राजनीति सबके बस की बात नहीं है। जैसे अब मैं तुम्हारे घर की तो नहीं जानता, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि बेटा राजनीति करो बड़े होके, नहीं कहा ना? मेरे घर में भी नहीं कहा था, मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा देखो डॉक्टर, इंजीनियर सब। तो बोले तुम्हारी क्लास में कितने लड़के? मैंने कहा 47। बोले 47 क्या बनना चाहते हैं? मैंने कहा डॉक्टर, इंजीनियर। बोले देख तू वैसे ही जीता हुआ है, तू बेटा नेता बनना। इस देश में बहुत रेयर लोग हैं जो बचपन से नेता बनने का ड्रीम लेके चल रहे हैं। अगर लड़का पढ़ने में अच्छा है तो डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, नौकरी, शादी, बच्चा, खत्म। तो जब अच्छा, उसमें दोष किसका है? उसमें दोष फिर पब्लिक का है। पब्लिक को चाहिए, सिविल सोसाइटी को चाहिए कि हर शहर को चाहिए कि उसकी एक सिविल सोसाइटी हो, और वो सिविल सोसाइटी खुद चुनकर एक कैंडिडेट लाए कि भैया तुम कोई पैसा नहीं खर्चा करोगे, हम लड़ाएंगे चुनाव। अगर ये व्यवस्था भारत में विकसित होने लगे तो फिर भारत का आने वाला समय अच्छा हो सकता है। ठीक है, पूछना ये था कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कहीं चुनाव लड़ती है तो उससे पहले कई वादे करती है, जैसे कि राजस्थान चुनाव लड़ा था, दिल्ली चुनाव लड़ा, तो राजस्थान के अहम मुद्दे उन्होंने बताए थे कि 300 यूनिट बिजली और 500 रुपये का सिलेंडर। और बात बीजेपी हमेशा करती है हिंदू मुस्लिम की, लेकिन कभी बात नहीं करती कि यहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए या फिर किसी को विकास देना चाहिए। तो बीजेपी अहम मुद्दों से भागकर सिर्फ इस पे क्यों बात करती है कि हम जनता को 300 रुपये में सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, लेकिन विकास की बात कर विकास के वादे नहीं निभा पाती। भैया जब जनता उसके साथ है पिछले 11-15 साल से, आप मुझे एक बात बताओ, उसने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, नहीं आया, फिर भी लोगों ने वोट दिया। उसको समझ में आ गया कि भैया कोई जरूरत नहीं, हर चुनाव में एक नया मुद्दा ले आओ। पब्लिक को पुरानी वाली याद ही मत आने दो। और हमें भूलने की बड़ी बुरी आदत है। हमें भूलने की बड़ी बुरी आदत है। लेकिन ओझा जी, चुनाव ऐसा बा
जे चुनाव में 20 साल पहले जौन सरकार बना ओकरो याद ताज़ा कइल जा रहल बा लगातार। वो याद जब तक ताज़ा ना हुई तब तक चुनाव में मुद्दे ना बने। ये स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बिहार में मतलब चुनाव हो ही नहीं कर सका जंगल राज के नाम लेहल बिना, अपहरण उद्योग के नाम लेहल बिना। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखी तो सेमी कंडक्टर। एक्चुअली आपने एक जो शुरुआत में बात कही थी ना, जब बिहार में नक्सलिज्म पनपना शुरू हुआ, जहानाबाद मैसेकर बात है, वो जो ये जो सारा उद्योग पनपा, इसके पीछे एक बड़ी वैज्ञानिक कहानी, ऐसा नहीं अपने आप पनप गया। जब नक्सलिज्म पनपने लगा और लोगों की, सवर्णों की जमीन कब्जा होने लगी, बड़ी जबरदस्त घटना थी जहानाबाद मैसेकर। उसके बाद सवर्णों ने अपनी एक अलग सेना बनाई, रणवीर सेना। ये नक्सलाइट और रणवीर सेना, इन दोनों के युद्ध ने बिहार को अंधकार में ढकेला। जो मेन कॉज है वो ये है, इनकी शरण में ये सारे उद्योग पनपे। लेकिन ये जो नई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको एक बात तो मैसेज क्लियर है, आपके हर एक काम पे लोगों की नजर रहती है। गलत करोगे तो फिर ये सामने आएगा ही आएगा, उससे आप अपने को अलग नहीं कर सकते। मैं भट्ट साहब आपको एक बात बताऊं, ये जो बच्चे बैठे हुए, ये जो न्यू जनरेशन है, 2029 के बाद से जो चुनाव, मतलब 2029 का भी, ये जो नई जनरेशन अब बाहर आ रही है, जेन जी, एआई, आप तो एआई, ये तो ना जात सुनेगी ना ये धर्म सुनेगी। ये बड़ी स्मार्ट जनरेशन पैदा हो रही है। ये भाई साहब कमरे में बैठे बैठे बता दे रही है। मेरे बच्चों ने मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या सेटिंग कर दी कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मेरी वाइफ कह रही कहाँ हो, मैंने कहा मैं करोल बाग में हूँ। नहीं, तुम तो मुखर्जी नगर में बैठे हो। मैंने कहा भैया इसको बुढ़िया वाला ग्लोब मिल गया क्या? वो एक कहानी हम बचपन में पढ़ते थे, एक बुढ़िया थी, उसके पास एक ग्लोब था, तो ग्लोब में देख लेती थी कौन कहाँ बैठा हुआ है। तो 3-4 बार जब ऐसा, मैंने कहा यार इससे कैसे पता चल जा रहा है यार। तो आपने अपनी धर्मपत्नी से पूछा क्योंकि ये पूरी रणनीति क्यों चुनी गई? नहीं, वो तो मतलब वो तो पत्नियों का प्रेरोगेटिव है और उनकी एक वो होती है क्यूरियोसिटी कि देखें आदमी हमसे सही कह रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि भाई तुझे कैसे पता चल रहा है? भाई हम तो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, गूगल के लिए। तब उसने बताया कि ये जो हमारा बच्चा है, इसने एक कोई, हमने पूछा भैया ये क्या सेटिंग कर डाली? तो ये जो जनरेशन आ रही है, ये बड़ी प्रॉमिसिंग जनरेशन है, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। 29 का चुनाव बहुत शानदार होगा। और उन चुनाव में वादों की बड़ी महत्वता है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कही गई है। एनडीए संकल्प पत्र में 25 वादे किए गए, जिसमें जो किसान सम्मान निधि है उसे 6,000 से बढ़ा के 9,000 करने की बात की गई है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस संकल्प पत्र में क्या खास है। बिहार में महागठबंधन के तेजस्वी प्रण के बाद एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में एनडीए ने तमाम वादे किए हैं। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। इसके अलावा हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने, महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक सहायता राशि देने, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने, किसान सम्मान निधि 9,000 तक करने के साथ 24 बड़े वादे किए हैं। अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना, अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एनडीए का संकल्प पत्र जारी होते ही बिहार में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। ओझा साहब, ये मुझे सबसे मजेदार लगता है कि संकल्प पत्र बनाम तेजस्वी प्रण। तो एक तरफ तेजस्वी का प्रण है, दूसरी तरफ आज संकल्प पत्र आया है। तो आपको लग रहा है कि बिहार की जनता के लिए चुनना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुझे तो लगता है ये महाभारत काल है, ये रामायण काल नहीं है, ये महाभारत काल है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट होगा, भाई अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण है और भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, युद्ध शुरू होने जा रहा है। अर्जुन चारों तरफ देख रहा है, एक तरफ देख रहा है कि एंड्रू साइमन, माइकल बेवन, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, एक से एक खिलाड़ी दूसरी टीम में खड़े हुए हैं। अर्जुन को लगता है कि यार ये तो एक ही ओवर में हरा के रख देंगे हमको।
तो भगवान से कह रहा है कि हमको मोह पैदा हो रहा है, प्रेम। अरे भगवान ने कहा कुछ नहीं, तुझे प्रेम कुछ नहीं, तू डर, तेरे अंदर डर पैदा हो रहा है, तू चिंता मत कर। फिर उन्होंने अपना वो पूरा रूप वगैरह दिखाया और बोले तू नहीं लड़ेगा, मैं लड़ूंगा, तू बस खड़ा रह जा। तो बोले भीष्म पितामह को कैसे मारना? बोले मैं बताऊंगा। शिखंडी को आगे खड़ा कर दिया। अब धर्म युद्ध नहीं है, अब युद्ध है और सब कुछ जायज है। भाई दिल्ली में क्या कहा था? 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे और सारे दिल्ली वालों के घर में दिवाली में इतनी मिठाई बनी, 10-10 सिलेंडर लोग लेकर आए। मुझको बताया कि भैया हम तो ये शायद ये बैठे हुए हैं, भाई आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कितने सिलेंडर लेकर आए थे? 10 लाए थे। देखिए अरे तो जब ये 10 लाए तो बिहार के लोग 15 सिलेंडर लेकर आएंगे। अब ये बिहार की जनता की बुद्धिमत्ता है, पूरे भारत का ड्रामा वो देख चुकी है। अब वो उसकी बुद्धिमत्ता है कि वो क्या निर्णय लेती है, किसकी तरफ जाती है। बिल्कुल, लेकिन ये वादों में आपको एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है? भाई चाहे तेजस्वी प्रण की बात हो, संकल्प पत्र की बात हो, एनडीए की, आपके लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव को प्रण लेने के बजाय सिर्फ एक बार लगातार कहना चाहिए था कि आप मुझे एक मौका दो। कह रहे हैं वो हर जगह से। नहीं, प्रण भी तो दे दिया ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, डिवोर्स हो जाएगा। ये जो 90% लोगों का डिवोर्स होता है उसके पीछे रीजन यही होता है, शादी से पहले वो इतना वादा कर देते हैं, प्रण के बदले प्राण निकल जाता है। प्रण के बदले प्राण निकल जाता है। फिर वो जब आदमी अफेयर में होता है बड़ा डिसेंट होता है, जी मैं तंबाकू नहीं खाता, जी मैं सिगरेट नहीं पीता, और पता लगा जिस दिन शादी हुई आदमी वॉशरूम से तंबाकू बनाते हुए निकल रहा। औरत का तो कलेजा ही फट गया कि तू तो कह रहा था मैं तंबाकू नहीं खाता। तो इन लोगों को, नेताओं को इससे बचना चाहिए क्योंकि उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब जनता को बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम लेना। लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड नहीं है, आपको नहीं लगता? हाँ, बहुत खतरनाक। चुनाव अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड लिखेंगे और अगर इस तरह से, ऐसे तो कोई कुछ भी वादे कर देगा, क्योंकि यहाँ तो कोई लीगली बाइंडिंग है नहीं, भारत का कोई ऐसा कानून तो है नहीं जो राजनीतिक दल को कहता हो कि साहब कानूनी तौर पे बाध्य हो जाएगा अगर आप कहेंगे चुनाव से पहले हम ये करेंगे। रमेश भाई, हमारा बुझाता है कि बॉलीवुड होके चाहे अन्य क्षेत्रीय फिल्म में सबसे ज्यादा गाना ना वादा पे बनल बा। बड़ी बढ़िया मौका बा कि रउआ कोनो वादा पे एगो बढ़िया गाना सुना दी। नहीं, हम तो रंजन सर अभी नहीं सुना पाएंगे, एक्चुअली मेरी सर्जरी हुई है तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाती है। 2 लाइन तो अइबे करी, मन में वादा है तो वादा निभाना होगा साजन तुमको, डोली में बिठा के घर ले जा मुझको, कोई पुरानी फिल्म में उसका गाना है। तो मैं चाहता हूं कि अब भारत की जनता बिहार से शुरुआत करे, क्योंकि बिहार क्रांति की जगह रही है, सिर्फ 4 चीज़ों पे वोट करे: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। बट इनमें होता कहाँ है? आप जो कह रहे हैं ये तो एक आदर्श स्थिति है कि जो कोई व्यक्ति कहेगा साहब इन 4 मानदंडों पे आप अपनी नजर रखना, लेकिन ऐसा कभी हुआ कहाँ? रमेश भाई है ना, वादा है, वादों का क्या, वादा तो टूट जाता है, तो ये वादा होता ही टूटने के लिए है। नहीं, बिल्कुल। मैं बताऊं 91 के बाद 85% लोग इस देश में या तो मैथ्स पढ़े या बायोलॉजी पढ़े। आधे को डॉक्टर बनना था, आधे को इंजीनियर बनना था। मैं भी बायोलॉजी पढ़ा। वो जो वाइबा हुआ बायोलॉजी का, तो वाइबा वाले बाहर से आते थे, तो बाहर का टीचर आया तो उसने मुझे पूछा एंजाइम क्या है? मैंने कहा एंजाइम, मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं थी। मैंने कहा एंजाइम बायोलॉजी में है। तो मेरा बायोलॉजी का टीचर बोला कि बहुत अच्छा लड़का है, थोड़ा मानसिक डिप्रेशन से गुजर रहा है। तो अपनी इज्जत बचानी होगी ना। बिल्कुल। तो मुझे उस वक्त लगा कि यार, मैं जब उस पुराने समय को सोचता हूँ तो सोचता हूँ अगर वही अवध ओझा आज होता तो वो भी जाति पे ही वोट करता, वो भी धर्म पे ही वोट करता। लेकिन ये वाकई ये जो संकल्प पत्र है, तेजस्वी प्रण है या हमारे वादे, ये जनता को रिझाते हैं, लुभाते? जनता इनको आधार बना के वोट देती है? जनता कुछ नहीं करती। ये जो सब्सिडियरी नीचे के लोग होते हैं, मोहल्ला प्रमुख, टोला प्रमुख, फलाना प्रमुख, ये जाके कन्विंसिंग का काम करते हैं। मंथरा, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक मंथरा गैंग होती है, उस मंथरा गैंग का काम है जनता को जाके समझाना। बिकॉज बिहार की पॉलिटिक्स ना बाकी देश की पॉलिटिक्स से अलग है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। कहते हैं वहाँ कास्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कितना भी बात कर लीजिए, वो सब जगह आपको बताएंगे हाँ जी हम इस पे करेंगे, इस पे करेंगे, लेकिन जब वो वोट देने जाता है तो उसके दिमाग में कास्ट फैक्टर सबसे ऊपर रहता है।
हाँ, लेकिन अब माहौल काफ़ी बदला है, 1990 का माहौल नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ अब भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या कास्ट पे वोट करती होगी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अब माहौल बदला है। जाति नहीं जाती, लेकिन इसमें ये भी एक सच बा कि जो महिलाओं का बड़ा वर्ग है वो पिछले 2-3 चुनाव में रुआ देखी तो एक तरफा ना कहीं तो स्प्लिट होकर नीतीश कुमार के वोट के लिए अक्रॉस द कास्ट। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए जो योजना नीतीश कुमार ने चला, उन्होंने भी तो कास्ट को ही टारगेट किया ना, ईबीसी टारगेट किया, महादलित टारगेट किया। देखी ना, अगर शराबबंदी हो रहा बा तो महिला ऐसे खुश हो रहा बा कि ओकर पति जब अगर शराब पी के आई तो जेल में जाई। बहुत बढ़िया पॉइंट था ये बहुत बढ़िया पॉइंट। अगर 10-10 हजार रुपया बांटल जा रहा बा महिला के हाथ में तो ओकरा के एम्पावरमेंट रुआ दे रहा बानी। काले एगो बाइट हम देखनी चलत रहे कहीं जिसमें माता जी कहता रही कि 400 से बढ़ा के 1100 रुपया पेंशन हो गई। हमार बेटा तो 200 रुपया ना देवेला, 1100 में हम यो खरीद लेवे नहीं हो। तो ये जो एम्पावरमेंट बा ना, वो एम्पावर्ड महिला जब वोट करे निकलेला तो फिर वो जात ना देखेला। और महिला वोटर बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है, बहुत क्रूशियल। अब लोग सोच रहे हैं कि साहब 10,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, अब वो क्या करेंगे? आपके ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसमें टैक्स बढ़ा देंगे, आपकी जमीन की जो रजिस्ट्री होती है वहां टैक्स बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ तो वो भी कहीं ना कहीं से लाएंगे ना, बाजार से कर्ज लेंगे, फ्रीबीज बांटेंगे भी तो कहां से बांटेंगे? अल्टीमेटली वो आपकी जनरेशन को ही टैक्स के तौर पे चुकाना है। बिल्कुल चुकाना है, बिल्कुल चुकाना। दोनों लोगों ने बड़ी अच्छी बात, एक तो इन्होंने कही कि आखिर ये विकास हो क्यों नहीं पाता है। जो अफोर्डेबल सेक्शन है हमारे देश में, एक बहुत खतरनाक चीज़ है। मेरा बेटा IAS बनेगा, पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बनेगा। जो अफोर्डेबल सेक्शन है वो बाहर चला जाता है, जो नॉन अफोर्डेबल सेक्शन है वो लोकल बाहुबलियों पे डिपेंडेंट है। बहरहाल अवध ओझा साहब बहुत धन्यवाद, आज की चर्चा में हमें बड़ा आनंद आया, हमने बहुत चर्चा भी की है ना। आप सब हमारे जो दर्शक, हमारे जो सहयोगी लोग, आप लोग यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि भारत की जनता जो है वो राजनीतिक तौर पे भी इस बारे में सोचे जरूर। रमेश भाई, प्रोग्राम खत्म होने के पहले लिट्टी गर्म हो गई बा। हाँ, लिट्टी सब लोग खाएंगे, हमारा भाई हमारा सबको लिट्टी खिलाएगा। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास शो लिट्टी चोखा चुनावी चौका देखने के लिए, बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।